हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएससी वॉरियर्स। और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं अपना मुगल साम्राज्य का। और पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो जहांगीर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम अभी थोड़ा सा जहांगीर का थोड़े से और पॉइंट्स रह गए, उसको थोड़ा सा और कवर कर लेंगे जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे अगर ये पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जिसे बोल सकते हो न्याय का राजा बोला जाता था, तो कौन सा था? जहांगीर था। जहांगीर ने आप बोल सकते हो कि एक नई चीज की स्थापना की थी जिसे जंजीर अदल बोला गया। यहाँ पे क्या किया उसने, मतलब उसका जो दरबार था, दरबार से कुछ दूरी पर एक जंजीर थी जिसमें घंटी लगी हुई थी, उसको बचाकर जो था वो न्याय की गुहार लगा सकते थे। किससे? जहांगीर से, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जहांगीर के दरबार में आने वाले दो जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे, उनके नाम आपको बता पूछे जाए तो आपको बताना है कौन कौन से। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस। ये दो जब आए थे तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? फैक्ट्री खोलने का इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने जहांगीर से क्या मांगी थी? आप बोल सकते हो कि जहांगीर से सहमति मांगी और उन्होंने दी भी थी। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने अभी रिसेंटली पढ़ा भी था, जहांगीर का जो सबसे बड़ा दुश्मन था मेवाड़ का था, जिसका नाम था राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह 1613 में खुर्रम खां की सेना, खुर्रम खां की सेना का मतलब हम बात करें कि जहांगीर ने खुर्रम खां को भेजा था। कहां पर भेजा था? मेवाड़ में, ताकि अमर सिंह को हराया जा सके। तो अमर सिंह के साथ युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ बोल सकते हो कि अमर सिंह ने क्या किया, अमर सिंह ने खुर्रम खां के साथ एक संधि कर ली। और बोल सकते हो कि इस संधि के बाद सबसे बड़ी विजय जो थी वो जहांगीर की यही वाली थी। आगे हम बात करते हैं उनकी पत्नी के बारे में। तो हम आपको पता है पत्नी का नाम नूरजहां था, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि उन्होंने लाहौर में एक मोती महल और शारजाह में, लाहौर आप बोल सकते हो, ठीक है, वहां पे उन्होंने एक मकबरा बनाया जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां मतलब 19 जनवरी 1628 से लेके 31 जुलाई 1658 तक ये जो दौर रहा है, किसका रहा है? शाहजहां का रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां आया। ठीक है, शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे मेनली, है ना। तो यहाँ पे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम उर्फ शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में हुआ। यहाँ पे आप बोल सकते हो शाहजहां को निर्माण का अतुलनीय शौक भी था। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इमारतें किसके शासन काल में बनी थी, तो आप क्या बताओगे? शाहजहां। या फिर आर्किटेक्चर जो था सबसे ज्यादा किसमें बना? शाहजहां में बना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका शासनकाल इसका शासनकाल ने मुगल शासन की संस्कृति उत्थान का समय माना जाता है। या फिर क्वेश्चन ये भी ले लो, मुगल शासन के दौरान संस्कृति उत्थान का समय किस राजा का माना जाता है? तो आपको वो भी याद रखना है, शाहजहां का ही माना जाता है। संस्कृति उत्थान का मतलब इन्होंने महल बनवाए, निर्माण वगैरह करवाए, हमने बात की थी, राइट। उसके बाद यहाँ पे पत्नियां के बारे में बात करें। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की क्या थी? भतीजी थी। में तो चलता रहता था ना, वो रिश्तेदारी वगैरह, है ना, कजिन्स वगैरह से चलता रहता है। अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज महल के नाम से भी जाना गया। शाहजहां और मुमताज महल के आप बोल सकते हो टोटल कितने? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। ठीक है, तो पुत्रों के नाम जैसे औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा सिकोह और शुजा। तो हमारे को पता है शाहजहां के बाद कौन आया था? सीधा औरंगजेब आया था। औरंगजेब ने भी नीति अपना रखी थी, ठीक है, ऑलरेडी इसने नीति बनाई हुई थी। दारा सिकोह पहले नंबर पे थे और औरंगजेब दूसरे नंबर पे थे, राइट। आगे हम बात करते हैं 1631 में मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी थी। ताजमहल इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था ना। और फिर सबके हाथ भी कटवा दिए गए थे कि भैया दूसरा कोई ऐसा ना बना सके। 1653 ईस्वी में जाकर ये पूर्ण हुआ। ताजमहल में ही मुमताज को क्या किया गया था? दफनाया गया था। अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं सियासी कारणों की वजह से शाहजहां का विवाह फारस की शहजादी कुआंदरी बेगम से हुआ। मतलब उसकी मृत्यु के बाद हम बात करते हैं शाहजहां 1627 में सम्राट बना और एक शासक के रूप में आधुनिकीकरण का प्रदर्शन किया। आधुनिकीकरण का प्रदर्शन मतलब पता है ना, इन्होंने जो नई नई चीजें बनवाई थी, महल इन्होंने बनवाए, ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण था। मतलब इन्होंने नई नई चीजें लाई यहाँ पे भारत में। शाहजहां द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं 1633।
शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य का क्या बनाया था, हिस्सा बनाया था। अब यहाँ पे अहमदनगर के बारे में बात की है तो हम आगे दो की और बात कर लेते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये तीन जो ऐसी जगह थी जिन्होंने क्या किया था, विजयनगर पर आक्रमण किया था, है ना। कब किया था, 1565 में किया था। और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने ही विजयनगर पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इस युद्ध को कौन सा युद्ध बोला जाता है, राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध बोला जाता है। आगे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल शाह था। अब्दुल शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने का मतलब एक और चीज समझिएगा, जैसे मुगल जो हुआ करते थे, अगर वो कहीं पर आक्रमण करते थे, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि अकबर ने एक जो नीति चल रही थी उसको खत्म किया था कि भाई अगर हम कहीं पे आक्रमण करते हैं तो वहां के जितने भी लोग हैं उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा, वो स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुगलों की एक और नीति थी। देखो क्या था, मुगल अपना साम्राज्य एक्सपेंड तो करना चाहता था। अब मुगल का जो सम्राट था वो हर जगह तो शासन करेगा नहीं जाके बैठ बैठ के, राइट। तो इनकी क्या नीति हुआ करती थी कि जब लड़ाई हो, लड़ाई के दौरान अगर कोई राजा हार मान लेता है तो वो अपनी राजगद्दी पे ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि भाई राजगद्दी पे रहने के साथ साथ क्या होगा, राजगद्दी पर साथ रहने के साथ क्या होगा कि भाई वो मुगल के अधीन हो जाएगा। मतलब अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो मुगलों के अधीन रह के ही कार्य करेगा। ठीक है, उसके अपोजिट नहीं जाएगा, अगर उसके अपोजिट जाएगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, राजगद्दी से हटा दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे इसी दौरान अब्दुल शाह के वजीर मीर जमुला ने शाहजहां को भेंट के रूप में क्या किया था, बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि भाई कोहिनूर हीरा जो था वो किसने, अब्दुल शाह का जो वजीर था, ठीक है, जुमला आप बोल सकते हो, उसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा दिया था। इसी वर्ष शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। संधि मतलब मुगलों के साथ संधि हो जाएगी। उसके बाद 1645 के बारे में बात करते हैं। शाहजहां के मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा, जहां पर वो क्या हुआ, कामयाब हो गया। 1647 दूसरे पुत्र औरंगजेब को काम पूरा करने भेजा, परंतु वह सफल ना हो सका। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर ले गया। बोल सकते हो कि जब किसको दी गई, औरंगजेब को जब कमांड दी गई तो उसमें क्या हुआ कि वो सफल नहीं हो पाया। तो वो दौर जो था वो क्या था कि इस दौर में वो दिवालियापन के उस पर कगार पे थे। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, स्थापत्य कला और संस्कृति के बारे में बात करें तो शाहजहां के दौरान में ही ये आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा क्या था, फला फूला था। अगर हम बात करें शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन की बोला जाए कि भाई स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां बताओगे, क्योंकि शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, मुसलमान बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, और आगे आपका शालामार गांव में स्थित शीश महल, और काबुल, कंधार, कश्मीर और अजमेर में कई महल और इन्होंने बगीचे बनवाए। तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्थापत्य कला और संस्कृति का जो बोल सकते हो स्टार्टअप जो किया वो किसने किया, शाहजहां ने किया। आगे हम बात करते हैं। उन्होंने शाहजहानाबाद में लाल किला और तख्त हाउस, मयूर सिंहासन बनवाया। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध के बारे में बात करें, औरंगजेब तो पहला था नहीं, वो दूसरे पे था। तो 1657 में शाहजहां के बीमार होते ही उसके पुत्रों के मध्य क्या हुआ कि भाई होड़ होने लगे कि भाई जो राजगद्दी पे बैठेगा वो कौन बैठेगा, और आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिसे इतिहास में उत्तराधिकारी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह तो बाहर गया हुआ था, लड़ाई लड़ने गया हुआ था, और जब आप बोल सकते हो शाहजहां बीमार पड़ा तो बीमार पड़ते ही आप बोल सकते हो अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो कौन सा बताओगे, औरंगजेब बताओगे। एक तो जब वो बीमार पड़ा तब उसने राज्याभिषेक करवाया, और दूसरा जब वो जंग जीत गया तब उसने दोबारा राज्याभिषेक कराया था। आगे हम बात करते हैं भाई यहाँ पे शाहजहां की जितनी भी संतानें थी उनके सभी के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ, जिसका इनके बीच धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध ये इन्हीं के साथ युद्ध है। ठीक है।
आगे बात करते हैं जिनमें औरंगजेब की विजय हुई और मुगल साम्राज्य का शासन बन बैठा। औरंगजेब इतने में नहीं रुका, उसने मुराद बख्श को हराया, उसकी मृत्यु करवा दी। मुराद बख्श कौन है? इसी का भाई है। साथ ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले शाहबुर्ज में क्या कर दिया? बंद करवा दिया। आगरा का किला शाहबुर्ज। शाहजहां के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शाहजहां की जो बेगम थी, है ना, शाहजहां की जो बेगम थी, क्या नाम था उसका? मुमताज। ठीक है, तो मुमताज के लिए उसने क्या किया था? आगरा का ताजमहल बनवाया था। जब वो बीमार पड़ा तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो तो कि थोड़ी बहुत तो उसमें दया रहेगी औरंगजेब में। उसने क्या किया कि यहाँ पे आगरा का किला जो शाहबुर्ज है वहां से बिल्कुल क्या दिखता था? ताजमहल दिखता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि ताजमहल दिखता था तो उसने क्या किया कि ठीक है, मृत्यु के समय जो शाहजहां है वो क्या करेगा? डायरेक्टली ताजमहल को देखता रहे, इसीलिए उसने क्या किया? शाहबुर्ज का जो किला है, ठीक है, वहीं पे उसको बंदी बनवा दिया। शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में काटे, मतलब वो जेल में ही रहा। ठीक है, एज ए बंदी आप बोल सकते हो, एज ए कल्प्रिट। और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के शव को उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफना दिया गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा और इजी भी वाला है ना। फिर आ जाते हैं भाई किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में, जो कि सबसे खतरनाक राजा या फिर सम्राट आप बोल सकते हो, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए आलमगीर प्रथम किसे बोला जाता है तो किसको बोलोगे? औरंगजेब को ही आलमगीर प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब जिनका पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, उनका जन्म 3 नवंबर 1668 को दाहोद गुजरात में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, उन्हें औरंगजेब आलमगीर प्रथम उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना कि भाई आलमगीर प्रथम जो नाम है वो किसका नाम है, ठीक है, या फिर किसको जाना जाता है, तो औरंगजेब आपको याद रखना है। औरंगजेब अपने भाई दारा शुजा और मुराद के बीच उत्तराधिकारी के क्रूर युद्ध में विजयी हुआ था। और इसमें आप बोल सकते हो कि चालाकी से किया था ये सब, क्योंकि जब दारा को आप बोल सकते हो जब वो बाहर था तो उसके बाद ही उसने क्या किया था? राजगद्दी ले ली थी, है ना। और क्या था कि भाई युद्ध के लिए, मतलब सत्ता के लिए दोबारा जो युद्ध हो रहे थे, उसी वजह से क्या हुआ कि भाई इस युद्ध में क्या औरंगजेब जीता और अपने भाई को भी मुराद बख्श के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उसको मार दिया था, है ना। आगे बात करते हैं उसके शासन के दौरान मथुरा में जाट किसान, पंजाब में सतनामी किसान और बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था। 1658 में मारवाड़ का मेल राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच एक गंभीर दरार बन गई, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके बीच युद्ध होता रहा। मेनली आप क्या बताओगे कि यहाँ पे ये जो युद्ध हुए थे वो किस किस के बीच में हुए थे? राजपूतों के बीच इनके ज्यादा युद्ध हुए, है ना, क्योंकि उस समय राजपूत वगैरह भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को उनके द्वारा 1675 ईस्वी में क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। क्या कारण था ये तो सभी को पता है, फिर भी हम बता देते हैं। भाई यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे को पता है औरंगजेब जबरन क्या करवाना चाहता था? लोगों से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। तो कुछ लोग परेशान होकर सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर के पास गए। उन्होंने उनसे बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो उसके बाद जब गुरु तेग बहादुर उनके पास जाते हैं तो औरंगजेब उनसे भी बोलता है कि तुम भी अब क्या करो, धर्म को अपनाओ, लेकिन वो मानते नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि पीड़ा देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, मतलब ऐसा कि आप बोल सकते हो कि उनकी वाइफ को भी मार दिया गया उन्हीं के आगे, उनके बच्चे को भी मार दिया गया, उतने से उनके जितने भी साथी थे सभी को मार दिया गया जब धर्म नहीं अपनाया गया। और लास्ट में भाई जब बहुत ज्यादा पीड़ा वगैरह की गई, ठीक है, जब उत्पीड़न किया गया तो लास्ट में क्या हो गई? गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु हो गई। सबसे क्रूर राजा आप बोल सकते हो। अकबर ने जितनी भी चीजें शुरू की थी, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उन्होंने नए नए नियम लाए थे या फिर जो चीजें बंद करवाई थी, वो सारा रीस्टार्ट किसने करवाया था? औरंगजेब ने ही करवाया था। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे 1700 के बारे में बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पे बात करें, ये मैप जो है वो किसके अंदर ही आ रहा है? और इसी के दौरान हमारे यहाँ पे कौन कौन से भाई यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि अलग अलग लोग जो थे वो बाहरी लोग आने लगे थे, है ना, जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, है ना, डेनिश आ गए। तो ये सारे लोग भारत में आए और जगह जगह बोल सकते हो व्यापार के लिए बिखरने लगे। और साथ ही साथ सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि जो कैप्टन हॉकिंस थे, है ना, और जो सर थॉमस थे, सबसे पहले वही आए थे। उन्होंने ही अनुमति मांगी थी जहांगीर से, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि व्यापार करने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी लोग आए वो भी व्यापार के लिए अनुमति लेने लगे। व्यापार की अनुमति का मतलब आप सिंपल सा समझिएगा कि भाई वो क्या करते थे, व्यापार की अनुमति जब वो लेते थे तो कुछ ना कुछ अमाउंट किसको देते थे? राजा को देते थे, तब तक कि भाई आगे जाके कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। सबसे पहले 1658, यहाँ पे आप बोल सकते हो धर्मत है ये, ठीक है। कौन सा है? धर्मत का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और उनके 3 भाइयों के बीच में हुआ था। उत्तराधिकारी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। इस युद्ध में औरंगजेब जीता, ठीक है, और अपने भाइयों को उसने हरा दिया। और साथ ही साथ मौत के घाट किसको उतारा था उसने? मुराद बख्श को, जो कि उसका भाई था। यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध है। यह युद्ध उत्तराधिकारी से ही संबंधित है और इसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को भाइयों और राजपूत सेना के खिलाफ लड़ा था। 2 युद्धों के लिए लड़ा था सामूगढ़ का युद्ध, जो है किस किसके? राजपूत सेना और अपने भाई के लिए। उसके बाद 1659 आप बोल सकते हो कि भाई खाजवा का युद्ध। यह युद्ध आगरा के पास खाजवा में लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र राजाओं के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। स्वतंत्र राजा का मतलब आप समझ गए, कुछ ऐसे राजा हैं जो कि फ्रीली कार्य कर रहे हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार मनमानी तौर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब मुगल उन पर आक्रमण इसलिए करेंगे क्योंकि मुगल जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि सारे के सारे राजा उनके अधीन आए और उनके अधीन ही रह के क्या करें? कार्य करें, है ना। इसलिए मुगल जो थे वो क्या करते थे? कंटिन्यूअसली आक्रमण वगैरह करते रहते थे। आगे हम बात करते हैं 1686 बीजापुर को उसने पराजित किया और 1687 गोलकुंडा भी उसने वापस जीत लिया था। आगे हम बात करते हैं मुगल विजय उसके शासनकाल के दौरान बोल सकते हो चरमोत्कर्ष पर था। मतलब आप बोल सकते हो मुगल साम्राज्य जो अपने चरम पर था। और एक और चीज, जैसे हम बात करें कि इसका भी सबसे लंबा टाइम पीरियड है किसका? औरंगजेब का। कितना है? 49 ईयर्स का है। 2 शासक कौन कौन से? अकबर और औरंगजेब, जिन्होंने 49 वर्षों तक क्या किया है? शासन किया है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके शासनकाल के दौरान मुगल शासन अपने चरम पर था, तो आपको बताना है औरंगजेब। औरंगजेब के दौरान क्या था कि मुगल शासन अपने चरम पर था, मतलब बहुत ज्यादा क्या कर रहा था? तरक्की कर रहा था। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब ने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी, जो कि हिंदुओं की परंपरा थी। उसके बाद 1679 में उसने जजिया कर वापस स्टार्ट कर दिया था। जजिया कर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने सिखों के 9 बोल सकते हो गुरु जो थे, क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर, है ना। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर को उन्होंने मरवा डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके शासन करते समय अनेक विद्रोह हुए। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा विद्रोह उनमें से एक था। मृत्यु के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, 3 मार्च 1707, ठीक है। दक्षिण के अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें दौलताबाद में फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के प्रांगण में दफनाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर पूछा भी जाए तो भी याद रखना। आगे हम बात करते हैं। उन्होंने अपनी ही कब्र के बारे में इस प्रकार लिखा कि उसे बहुत सरल बनाया जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल इजी बनाना चाहिए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई यहाँ पे जो औरंगजेब की जो कब्र है कहां पर है? औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो आने वाले शासन थे वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए। कमजोर मतलब हम बात करते हैं कि 1707 में जब यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, तो इससे पहले आप बोल सकते हो कि मुर्शिद कुली खां, आपको याद होगा नाम, है ना, जो कि बिहार की साइड उन्होंने भेज दिया था। अब यहाँ पे क्या था? मुक्त व्यापार पर जो संधि की गई अंग्रेजों के साथ, वो किसने की थी? औरंगजेब ने। उन्होंने अंग्रेजों को ये अनुमति दे दी गई थी भाई कि अंग्रेज जो है क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकते हैं। उनको कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि व्यापार करने की अनुमति है, कि भाई दूसरे राज्य से ये ना बोले कि भाई हम व्यापार करें या फिर उनसे दोबारा से अनुमति ली जाए। उन्होंने क्या कर दिया था? मुक्त व्यापार, मतलब आप फ्रीली तौर पर यहाँ पे क्या करो? व्यापार करो। जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1757 में आपका प्लासी का भी युद्ध हुआ था, जो कि किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद से बंगाल पर अधिपत्य जो था वो किसने कर लिया था? और सबसे पहला उन्होंने जो टैक्स लगाया था कौन सा था? इस्तेमारी बंदोबस्त। यहाँ तक क्लियर? तो मुगल भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो फुली यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो टू।